हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल की जो ब्रह्मास्त्र नाम से क्लास करवाई गई थी कुमार गौरव सर के द्वारा, ये अभी जो क्लास है कुछ दिनों पहले ही करवाई गई थी और उसी क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और ये जो अपनी क्लास है क्लास नंबर 3 है। इसके पहले इसकी 2 क्लासेस करवाई जा चुकी हैं। एसएससी सीजीएल जो ब्रह्मास्त्र की क्लासेस करवाई गई थी कुमार गौरव सर के द्वारा, 2 क्लासेस यहाँ पर रिवीजन आपको करवा दिया है। और आज की जो अपनी ये क्लास है यहाँ पर ये तीसरी क्लास का रिवीजन है। तो दोस्तों, ये क्लास आपको पूरी देखनी है। ये जो क्लास है आपके लिए एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आप लोग क्लास में आखिरी तक बने रहना और पूरी क्लास आपको ये देखना है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है @time saving class। ये जब इतना सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखेगा और उससे वहाँ पर आप जुड़ जाइए और वहाँ से इन सारी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है मेडागास्कर से संबंधित। पूछा जाएगा कि मेडागास्कर कौन से महासागर में स्थित है। तब आपको बताना है कि जो मेडागास्कर है ये हिंद महासागर में स्थित है। इसी प्रकार से आपको एक और द्वीप याद रखना है जिसका नाम है रीयूनियन द्वीप। रीयूनियन द्वीप कौन से महासागर में है तब भी बताना है आपको रीयूनियन द्वीप भी कहाँ है, महासागर में है। तो यहाँ से आपको 2 द्वीप याद रखने हैं, एक तो मेडागास्कर द्वीप और एक रीयूनियन द्वीप। ये दोनों कहाँ हैं, हिंद महासागर में है। बात की जाए रीयूनियन द्वीप की तो इस पर कौन से देश का अधिकार है, तब आपको बता देना है कि रीयूनियन द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। कौन से देश का अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर कौन से देश का अधिकार है, तब आपको बताना है कि इस पर डेनमार्क का अधिकार है। पूछा जाए ग्रीनलैंड जो द्वीप है कौन से महासागर में है, तब आपको बता देना है कि ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये अटलांटिक महासागर में है। तो आपको यहाँ से 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब आपको बता देना है कि ग्रीनलैंड है। पूछा जाए ग्रीनलैंड पर कौन से देश का अधिकार है, तब आपको बताना है डेनमार्क का अधिकार है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रीनलैंड कौन से महासागर में है, तब आपको बता देना है कि ये अटलांटिक महासागर में है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 7वें संविधान संशोधन से संबंधित। ये 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये संबंधित है राज्य पुनर्गठन आयोग से। कब हुआ था ये हुआ था 1956 में। अगर पूछा जाए आपसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तब आपको बता देना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे फजल अली थे। कौन थे, फजल अली थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर दिया गया है कि नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, तो इसको जो है 13वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर सन पूछा जाएगा तो बता देंगे 1962 में। इसी प्रकार से सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, इसको 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो इसको जो है 56वें संविधान संशोधन के द्वारा दर्जा दिया गया था। कब, 1987 में। तो यहाँ से आपको तीनों राज्य याद रखने हैं, नागालैंड, सिक्किम और गोवा। नागालैंड पूछेगा तो 13वां संशोधन, सिक्किम पूछेगा तो 36वां संशोधन, गोवा पूछेगा तो 56वां संशोधन। साथ साथ में आपको सन भी याद रखने हैं, 1962, 1975 और 1987। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो इसका जो संविधान संशोधन हुआ था 89वां संविधान संशोधन हुआ था। ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, NCST कहा जाता है। क्या कहा जाता है, NCST। NCST का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तब आपको बता देना है अनुच्छेद नंबर 338A। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि सहकारी समिति से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है। सहकारी समिति से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, तब आपको बता देना है 97वां संविधान संशोधन जो है यह सहकारी समिति से संबंधित है। उसके बाद में दिया गया है कि अम्ल में किसकी अधिकता होती है, तो अम्ल में जो है ये H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है। और क्षार में किसकी अधिकता होती है, क्षार में जो है हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन की अधिकता होती है। ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है काली मृदा से संबंधित। काली मृदा का अन्य नाम क्या है? तो काली मृदा का जो अन्य नाम है इसको कहते हैं रेगुर मिट्टी। क्या कहते हैं? काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि काली मृदा का निर्माण कैसा है? तब आपको बताना है कि काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। नेक्स्ट पॉइंट है कि काली मृदा का जो रंग है काला होता है किस वजह से? काली मृदा का रंग काला होता है किस वजह से होता है? तब आपको बता देना है फेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग काला होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है काली मृदा जो है किसके लिए उपयोगी होती है? तो ये जो मिट्टी है कपास के लिए उपयोगी होती है। तो यहाँ से संबंधित आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं। 4 प्रश्न कौन कौन से? काली मृदा का अन्य नाम क्या है? काली मृदा का निर्माण कैसे होता है? काली मृदा का रंग काला किस वजह से होता है? और काली मृदा किसके लिए उपयोगी होती है? ये चारों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी होती है? तो इसके लिए जो लेटेराइट मिट्टी होती है वह बहुत उपयोगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सेलाइन या एल्कलाइन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सेलाइन या एल्कलाइन जो मृदा है इनके एग्जाम्पल कौन कौन सी मृदा है? रेह मृदा, खल्लर मृदा और ऊसर मृदा। ये जो है किसके उदाहरण हैं? ये जो है सेलाइन और एल्कलाइन मृदा के उदाहरण हैं। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में दिया गया है कि लाल मृदा का जो रंग लाल होता है यह किस वजह से होता है? जिस प्रकार से हमने पढ़ा काली मृदा का रंग काली किस वजह से होता है, उसी प्रकार से लाल मृदा का जो रंग लाल होता है किस वजह से होता है? ये होता है फेरस ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? फेरस ऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का सूत्र आपको याद रखना है कि NH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2 इसका सूत्र होता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक उत्पाद कौन सा था? प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक उत्पाद कौन सा था? तब आपको बताना है यूरिया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण ओहलर ने किया था। किसने किया था? वोहलर ने किया था। तो यहाँ से भी आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का एक बहुत ही फेमस शासक था जिसका नाम था कृष्ण प्रथम, और कृष्ण प्रथम के द्वारा ही कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब बात कर लेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण वंश और उनके संस्थापक। सबसे पहला वंश दिया गया है कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस था। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कनिष्क, तो आपको कनिष्क नहीं लगाना है। इसका संस्थापक कनिष्क नहीं कुजुल कड़फिसेस था। कौन था? कुजुल कड़फिसेस। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24वें तीर्थंकर पूछे जाते हैं तो आपको बता देना है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। अगला पॉइंट है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। नेक्स्ट पॉइंट है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। अगला पॉइंट है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र थे। तो यहाँ से आपको ये सारे के सारे वंश और उनके संस्थापक आपको याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जा सकता है। उसके बाद में बात करेंगे इंपॉर्टेंट एक्ट की, यानी कि महत्वपूर्ण अधिनियम। महत्वपूर्ण अधिनियम यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ये आपको अधिनियम बहुत अच्छे तरीके से देख लेने हैं और इनको याद कर लेना है। पहला अधिनियम दिया गया है नरेगा। नरेगा अधिनियम कौन से वर्ष का है? तब आपको बताना है कि ये 2005 का है। ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। कब लागू हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। यहाँ से नरेगा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको याद रखना है। क्या फुल फॉर्म हमने बताया? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जरूर आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो अधिनियम दिया गया है महामारी रोक अधिनियम। महामारी रोक अधिनियम कौन से वर्ष का है? 1897 का है। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कौन से वर्ष का है? ये है 1988 का। नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता अधिनियम कौन से वर्ष का है? 2002 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष का है? ये 1972 का है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कौन से वर्ष का है? 2005 का है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष का है? ये 1986 का है। भारतीय वन अधिनियम कौन से वर्ष का है? ये 1927 का है। फेमा अधिनियम कौन से वर्ष का है? ये 1999 का है। फेमा से संबंधित यहाँ से बहुत बार फुल फॉर्म पूछा गया है कि फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है। विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ये ज़रूर आपको याद रखना है। उसके बाद में दिया गया है FRBM एक्ट। सबसे पहले FRBM एक्ट कब का है आपको बताना है? 2003 का। और दूसरा प्रश्न यहाँ से कि FRBM क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ दिया गया है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट कौन से वर्ष का है? ये 2012 का है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला पॉइंट दिया गया है IBC एक्ट। IBC एक्ट कौन से वर्ष का है? ये 2016 का है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इसका फुल फॉर्म होता है और ये वर्ष 2016 का है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कर्तन दहन प्रणाली जो है यह एक कृषि का प्रकार है और इसको कुरुआ के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? पूछा गया है कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि जो है इसको कुरुआ कहाँ कहा जाता है? तब आपको बता देना है कि इसको झारखंड में कुरुआ कहा जाता है। झूम कृषि कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी भारत में होती है। उत्तर पूर्वी भारत में होती है। उसके बाद में वालरा कृषि कहाँ होती है? वालरा कृषि जो है यह दक्षिणी राजस्थान में होती है। उसी प्रकार से पोडू कृषि पूछी गई है। पोडू कृषि कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में। पमलाऊ कृषि कहाँ होती है? पमलाऊ कृषि होती है मणिपुर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि झेलम नदी, चेनाब नदी और रावी नदी, इन नदियों के नाम वैदिक काल में कुछ और थे। यानी कि झेलम नदी को वैदिक काल में कुछ और कहा जाता था, चेनाब नदी को वैदिक काल में किसी और नाम से जाना जाता था, इसी प्रकार से रावी नदी को वैदिक काल में कुछ और नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि झेलम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो झेलम नदी को वितस्ता कहते थे और चेनाब नदी को वैदिक काल में क्या कहते थे? अस्किनी कहते थे। और रावी नदी को वैदिक काल में क्या कहते थे? परुष्णी कहते थे। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? या फिर ये पूछा जा सकता है कि गाय के लिए ऋग्वेद में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तब आपको बता देना है अघन्या। क्या बताना है? अघन्या। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, यानी ये जो मंडल है सोम देवता को समर्पित है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? तब आपको बता देना है पुरुष सूक्त का वर्णन यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तब आपको बताना है कि इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है जवालो उपनिषद में। किस उपनिषद में? जवालो उपनिषद में। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से संबंधित। यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहले तो आपको याद रखना है कि शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये क्षेत्र अगर पूछेगा तो बताना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता पहले विजेता कौन थे? तब आपको बता देना है KS कृष्णन जो हैं ये इसके पहले विजेता थे। और यह कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? CSIR के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। इसके पहले विजेता कौन थे? KS कृष्णन थे। कौन किसके द्वारा दिया जाता है? तो CSIR के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। बात आई है यहाँ पर CSIR की, तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी है। और CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। बात करेंगे नीरी की, तो नीरी कहाँ है? ये जो नीरी है आपका, नीरी कहाँ स्थित है? ये जो नीरी है नागपुर में स्थित है। नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है इसको देख लेते हैं। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप थे।
56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? नीलमणि फूफन को दिया गया। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर जी मौजा को दिया गया। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं और उनका क्रम भी याद रखना है कि 56वें नंबर का किसे दिया गया है और 57वें नंबर का किसे दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर भारत रत्न से। भारत रत्न पहली बार 1954 में दिया गया था। कितने लोगों को? 3 लोगों को। इन 3 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। इन 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2019 को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर जल पहुंचाना। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर जल पहुंचाना। और शुरू कब हुआ? ये 25 दिसंबर 2019 को। इसी के तहत हर घर जल प्रमाणन वाला पहला जिला कौन सा बना है? इसी के तहत हर घर जल प्रमाणन वाला पहला जिला बना है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य बना है यहाँ से गोवा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सुशासन दिवस कब मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अगर पूछा जाए किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं, तब आपको बता देना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महत्वपूर्ण घटनाएं। महत्वपूर्ण घटनाएं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपका 1 नंबर जरूर पक्का हो जाएगा। चलिए इनको देख लेते हैं। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। अगर पूछा जाए बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था, तो ये जो है करजन के समय में हुआ था। और इसी बंगाल के विभाजन के विरोध में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। तो जो स्वदेशी आंदोलन है किसके विरोध में स्टार्ट किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। कहां से? टाउन हॉल कोलकाता से ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1909। 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो एक्ट आया था और इसी एक्ट के तहत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 1916। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में जो है होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया गया था। होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। किस किस के द्वारा ये शुरू किया गया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई इसकी? 1916 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1917 से। 1917 में क्या हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था और बिहार के चंपारण नामक स्थान पर यह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 1919 से। 1919 से आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि रॉलेट एक्ट कब का है? 1919 का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? 1919 में आया था। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। ये चारों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1920 से। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना जो कि गोरखपुर में हुई थी, इसकी वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1923। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन नामक घटना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1927। 1927 में क्या हुआ? 1927 में साइमन कमीशन का निर्माण होता है और साइमन कमीशन भारत कब आता है? तब आपको बताना है 1928 में। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये 1928 में तैयार हुई थी। अगला पॉइंट है लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसमें मांग किसकी की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक क्या हुआ था? दांडी मार्च चला था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि 23 मार्च 1931 को कौन सी घटना हुई थी? तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 1932 में क्या हुआ था? 1932 में क्या हुआ था? 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। कौन सा हुआ था पैक्ट? पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में यह समझौता हुआ था।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे कहते हैं वायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको बताना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेब चक्र नामक जो घटना होती है कहाँ होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भाग 9 से संबंधित। भाग 9 कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। और भाग 9 में कौन कौन से अनुच्छेदों का उल्लेख है, 243I से 243O तक इसमें इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 243I में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद नंबर 243K में किसका उल्लेख किया गया है, तब आपको बताना है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख 243K में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 8वीं अनुसूची से संबंधित। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तब आपको बताना है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, और वर्तमान समय में वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था। इन सब के बारे में हमने आपको पहले की वीडियोज़ में बता रखा है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ये 14 सितंबर को मनाया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। राजभाषा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 343 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, तो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। देखिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर इन दोनों में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ग्रोमीटर लिखा है तो बताएंगे आर्द्रता मापी, और ड्रोमीटर लिखा हाइड्रो का संबंध जो होता है जल से होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जल का जो सापेक्षिक घनत्व है किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कर्नाटक के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो डोल कुनीथा, यक्षगान, बोलक आर्ट और नागमंडल, ये सभी कहाँ के लोक नृत्य हैं, ये सभी कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। ये इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये यक्षगान इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सिंधी, छाम और लोसांग कौन से राज्य के लोक नृत्य हैं, तो ये सिक्किम राज्य के लोक नृत्य हैं। अमराबाद टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है, ये है तेलंगाना में। अमराबाद टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है, तेलंगाना में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था, तो आपको बताना है ये 1884 में हुआ था। अगर पूछा जाए किसके समय हुआ था, तब आपको बता देना है रिपन के समय में ये हुआ था। बात आई है रिपन की, तो रिपन से 2 पॉइंट पूछे जाते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि दशकीय जनगणना जो है, जो कि 1881 में शुरू हुई थी, पूछा जाता है किसके समय में शुरू हुई थी, तब आपको बताना है कि रिपन के समय में ही दशकीय जनगणना की शुरुआत की गई थी। कब से, 1881 से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जनगणना की शुरुआत केवल और केवल कहेगा जनगणना की शुरुआत तब कहेंगे 1872। अगर आपसे कह दे कि दशकीय जनगणना की शुरुआत, तब आपको बताना है 1881। जनगणना की शुरुआत किसके समय में हुई थी, 1872 में हुई थी, मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत 1872 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कादम्बरी के लेखक कौन है, कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है प्रियदर्शिना और रत्नावली के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हर्षवर्धन। अगला पॉइंट है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ था, कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ, यानी कि 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और बात की जाए लेटेस्ट करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, पहला अधिवेशन 1885 को मुंबई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे।
दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? दूसरा अधिवेशन 1886 को कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है तीसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तीसरा अधिवेशन 1887 को मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1896 का जो कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी और इसी में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, यानी कि राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? 1896 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सूरत अधिवेशन से संबंधित। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे और इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस है वह विभाजित हो जाती है नरम दल और गरम दल में। कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो जाती है, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट पॉइंट है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर ने की थी और इसी में राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो अभी हमने पढ़ाया आपको 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी। किसमें? नरम दल और गरम दल में। अब ये जो नरम दल और गरम दल में विभाजित हुए थे ये एक बार फिर से एक ही में मिल जाते हैं। कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपको बताना है एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला पूछेगा तब बताएंगे सरोजनी नायडू। इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 32वें कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। कौन थे? विजय राघवाचार्य। नेक्स्ट पॉइंट है बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला पॉइंट है कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट पॉइंट है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। ये अभी हमने आपको बताया था, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कराची अधिवेशन। ये भी हमने अभी देखा था, 1931 में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? 1939 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है मेरठ अधिवेशन। मेरठ अधिवेशन दिया हुआ था 1946 में और इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगला पॉइंट दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में हुआ था और इसी समय ऑपरेशन जीरो आवर को शुरू किया गया था और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि बुकर पुरस्कार विजेता पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। बुकर पुरस्कार विजेता पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? अरुंधति राय। नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने? धर्मपाल ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है IPL 2022 से संबंधित। IPL 2022 में जो कौन सा संस्करण हुआ है? 2022 में IPL का कौन सा संस्करण हुआ है? ये इसका 15वां संस्करण हुआ है और इसमें कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। इस बार 2 नई टीमें शामिल हुई थी, एक लखनऊ की टीम और एक गुजरात की टीम। लखनऊ की टीम का नाम क्या था? लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात की नई टीम का क्या नाम था? गुजरात टाइटंस। बात की जाए IPL 2022 के स्पॉन्सर की तो IPL 2022 का स्पॉन्सर कौन था? टाटा। IPL 2022 का विजेता कौन बना? गुजरात टाइटंस। उप विजेता कौन बना? राजस्थान रॉयल्स। पर्पल कैप किसने इसमें जीता है? युजवेंद्र चहल ने। और ऑरेंज कैप किसने जीता है? जोस बटलर ने। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नागरिकता से संबंधित। नागरिकता का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 2 में। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद बता देंगे 5 से 11।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सार्क और आसियान से संबंधित। सबसे पहले सार्क के बारे में देखेंगे। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क में सदस्य कितने हैं? सार्क में 8 देश सदस्य हैं। अगला पॉइंट दिया गया है आसियान। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। जकार्ता किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया की। आसियान में कितने सदस्य हैं? आसियान में 10 देश सदस्य हैं और आसियान से संबंधित एक घोषणा पत्र है जिसका नाम है बैंकॉक घोषणा पत्र। ये भी आपको याद रखना है कि ये आसियान से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया गया है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। ये जो दिवस है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिवस पर मनाया जाता है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ये अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। इंडिया गेट पर अभी हाल ही में इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और उन लोगों से भी आगे शेयर करने के लिए कहना, जिससे कि सभी लोगों को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।